गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। हम सीए फाउंडेशन के लिए रिवीजन क्लासेस दे रहे हैं अकाउंटिंग के लिए। अब हम यूनिट 6 से स्टार्ट करेंगे, अकाउंटिंग एज ए मेजरमेंट डिसिप्लिन, वैल्यूएशन प्रिंसिपल, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। इस चैप्टर में ये पढ़ेंगे आप कि वैल्यूएशन किस बेस पे होता है असेट्स और लायबिलिटीज़ का। जनरली अपन जिस वैल्यू पे असेट परचेज करते हैं उसी वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में, पर कुछ और वैल्यू भी हैं, कुछ और फैक्टर्स भी हैं जिनको कंसिडर किया जाता है ड्यूरिंग वैल्यूएशन। वो हम स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ मेजरमेंट। मेजरमेंट का मतलब क्या होता है? अकाउंट में आप पढ़े हैं, स्टार्टिंग से पढ़े 11th क्लास से, कि मनी मेजरमेंट एक कॉन्सेप्ट है अकाउंट में, कि जो उन्हीं चीज़ों को अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाता है जिन्हें आप मनी में कैलकुलेट कर सकते हैं, वैल्यू कर सकते हैं। तो मेजरमेंट इज़ अ वाइटल मतलब इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है अकाउंटिंग का। प्राइमरली ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स आर मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। जिन्हें मनी में मेजर किया जा सकता है उन्हीं ट्रांजेक्शन इवेंट्स को आप रिकॉर्ड करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस आपको 3 एलिमेंट्स बताए गए हैं मेजरमेंट के। मतलब 3 बातें ध्यान में रखी जाती हैं मेजरमेंट करते टाइम। आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इवेंट टू बी मेजर। पहले तो आपको उस चीज़ को चूज़ करना पड़ता है कि आप किसका वैल्यूएशन निकाल रहे हैं, लायबिलिटी का, असेट का, किस एक्सपेंस और इनकम को आप वैल्यूट कर रहे हैं। तो पहले तो आपको ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना पड़ता है, इवेंट। सेलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड स्केल टू बी यूज। फिर आपको स्टैंडर्ड चूज करने पड़ते हैं किस बेसिस पे आप उसे मेजर करेंगे, मतलब लीटर में मेजर करेंगे, केजी में मेजर करेंगे, यूनिट में मेजर करेंगे, एक्सेट्रा। इवेल्यूशन ऑफ डायमेंशन ऑफ मेजरमेंट स्टैंडर्ड और स्केल। फिर आप इवेल्युएट करते हैं जो आपने स्केल चुना उसके बेस पे कि क्या वैल्यूज की निकल के आ रही है। तो 3 एलिमेंट्स होते हैं जिनको आप डिटेल में पढ़ेंगे। पहला तो होता है ऑब्जेक्ट और इवेंट टू बी मेजर। आपको पहले ऑब्जेक्ट चाहिए, कोई जिस चीज़ की आप वैल्यू निकाल रहे हैं वो ऑब्जेक्ट आपको चाहिए होता है। अकाउंटिंग का मतलब पहले भी पढ़ चुके हैं। अकाउंटिंग एज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाई करना, मेजरिंग करना एंड कम्युनिकेटिंग इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन टू परमिट इन्फॉर्म जजमेंट, ताकि आप जजमेंट ले सकें, निर्णय ले सकें, डिसीजन ले सकें बाय द यूजर ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। सो अकाउंटिंग इसेंशियली इंक्लूड मेजरमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। जो इन्फॉर्मेशन आपको आती हैं कि आपके पास ये एक्सपेंस हुआ, ये लायबिलिटी है, एसेट है, उनकी आप उन इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर आप अकाउंटिंग करते हैं। डिसीजन मेकर नीड पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर इन्फॉर्मेशन। जो डिसीजन मेकर होते हैं, जो स्टेक होल्डर होते हैं, जो डिसीजन लेते हैं, उन्हें पास्ट की इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए आपके ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, प्रेजेंट और फ्यूचर में क्या प्लान है पता होना चाहिए, तभी वो डिसीजन ले पाते हैं। फॉर एक्सटर्नल यूजर जनरली द पास्ट इन्फॉर्मेशन इज कम्युनिकेटेड। जो एक्सटर्नल यूजर होते हैं, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में एक्टिवली इंक्लूड नहीं होते, जैसे क्रेडिटर हो गए, बैंक्स हो गए, पब्लिक हो गई, उन्हें आप एक्सटर्नल यूजर बोलते हैं। और वो पास्ट के बेसिस पे ही, इंफॉर्मेशन के बेस पे आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। क्योंकि आपको ये थोड़ी पता होगा टाटा कंपनी कौन सा प्रोजेक्ट लाने वाली है, ये कंपनी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं। तो पास्ट इन्फॉर्मेशन पता होती है। तो किसी कंपनी में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसकी पास्ट इन्फॉर्मेशन के बेस पे ही करते हैं। डिसीजन मेकर हैव टू टेक डिसीजन अबाउट द अनसीन फ्यूचर फॉर विच दे नीड सुटेबल इन्फॉर्मेशन। और जो डिसीजन मेकर होते हैं, जो डिसीजन लेते हैं, वो कंपनी का अनसीन फ्यूचर देखते हैं कि फ्यूचर में कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या कर सकती है, उसके बेस पे वो इन्फॉर्मेशन देते हैं कि क्या करना चाहिए। तो पहला तो ऑब्जेक्ट हो गया कि आप कोई ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करो। ऑब्जेक्ट अकाउंट में इन्फॉर्मेशन होता है, वो किसी एसेट के लिए हो सकती है, वो लायबिलिटी के लिए हो सकती है, वो एक्सपेंसेस के लिए हो सकती है, वो इनकम के लिए हो सकती है। आप सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करेंगे। फिर है दूसरा स्टैंडर्ड स्केल ऑफ मेजरमेंट। फिर आप एक स्टैंडर्ड सेट करेंगे कि किस बेसिस पे आप उसको कैलकुलेट करेंगे। इन अकाउंटिंग मनी में ही कैलकुलेट होता है। मनी इज द स्केल ऑफ मेजरमेंट। सी मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट आप पढ़ चुके हैं। आप उन्हीं चीज़ों का अकाउंट में, उन्हीं इन्फॉर्मेशन को, उन्हीं इवेंट्स को अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं जिन्हें आप मनी में मेजर कर सकते हैं। Although nowadays quantitative information is also communicated along with monetary information. Quantitative information ऐसी information जो आपके डिसीजन को अफेक्ट कर सकती हैं, वो information भी बताई जाती है along with monetary information के अलावा। मनी इज अ मेजरमेंट स्केल हैज़ नो यूनिवर्सल डिनोमिनेशन। मनी एक मेजरमेंट होता है, मनी में ही कैलकुलेट करते हैं। आपको एक स्केल चूज करते हैं कि मनी के बेस पे उस इवेंट को, उस इंफॉर्मेशन को आप कैलकुलेट करेंगे। हैज़ नो यूनिवर्सल डिनोमिनेशन, पर उसका यूनिवर्सल डिनोमिनेशन नहीं है, मतलब एक ही मनी यूज़ नहीं की जाती है पूरे वर्ल्ड में। तो पता ही है, इंडिया में रुपए चलते हैं, अमेरिका में डॉलर चलते हैं, यूके में पाउंड चलते हैं, तो सबकी वैल्यू में फ़र्क हो सकता है। तो मनी की कोई यूनिवर्सल डिनोमिनेशन नहीं कि एक ही मनी को आप बेस मान के कैलकुलेट करेंगे। अमेरिका में जो एसेट और लायबिलिटी की वैल्यूएशन होगी वो डॉलर में होगी, इंडिया में रुपीज़ में होगी। तो यही कहना चाह रही लाइन कि कोई यूनिवर्सल डिनोमिनेशन नहीं है, कोई फिक्स स्केल नहीं है। सिंस द रेट ऑफ एक्सचेंज बदलती रहती है, रुपए डॉलर में रेट चेंज होती रहती है, फ्लक्चुएट बिटवीन टू करेंसीज ओवर द टाइम। मनी एज ए मेजरमेंट स्केल ऑल्सो है बिकम वोलेटाइल। वोलेटाइल मतलब ऐसा
ऐसी कोई चीज़ जो बदलती रहती है, निरंतर वोलेटाइल नेचर की है, फ्लक्चुएटिंग नेचर की है। तो मनी कोई फिक्स स्केल नहीं है कि हर देश में जो रिपोर्टिंग करेंसी होता है जिस करेंसी में आप रिपोर्ट करते हैं। इंडिया में रुपीज़ को रिपोर्टिंग करेंसी बोलेंगे, यूके में आप पाउंड को रिपोर्टिंग करेंसी बोलेंगे, अमेरिका में डॉलर को रिपोर्टिंग करेंसी बोलेंगे। तो मनी फ्लक्चुएट होती रहती है एज पर रिपोर्टिंग करेंसी। डायमेंशन ऑफ मेजरमेंट ऑफ स्केल, फिर आप किस बेस पे मेजर करेंगे, ठीक है, आप केजी में लेंगे, आप क्वांटिटी में लेंगे, पीसेस में लेंगे। एन आइडियल मेजरमेंट स्केल शुड बी स्टेबल ओवर टाइम, आप एक ही स्केल चूज करेंगे, नहीं बार बार बदलते रहेंगे। मनी एज ए स्केल ऑफ मेजरमेंट इज नॉट स्टेबल, पर मनी क्या है, स्टेबल नहीं है। देयर अकर कंटिन्यूस चेंज इन द इनपुट आउटपुट प्राइस, मनी में चेंजेस होते रहते हैं, महंगाई बढ़ती रहती है, घटती रहती है। हो सकता है कोई चीज़ आज 10 रुपये की आ रही हो, कल वही चीज़ आपको 100 रुपीज़ की मिले। तो इनपुट आउटपुट प्राइसेस में चेंज होता रहता है, खरीदने बेचने के प्राइसेस में। द सेम इनपुट आउटपुट मतलब खरीदना और इनपुट मतलब परचेज प्राइस, आउटपुट मतलब सेल प्राइस। The same quantity of money may not have the ability to buy same quantity of identical goods at different date। बिल्कुल सेम क्वांटिटी ऑफ मनी मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि सेम पैसा आपको हमेशा पर्याप्त हो सेम क्वांटिटी खरीदने के लिए। आइडेंटिकल गुड्स मतलब सेम गुड्स खरीदने के लिए। आज से 20 साल पहले अगर आप घी खरीदने जाएंगे मार्केट में तो हो सकता था आपको 200 पर लीटर में मिल जाता था, पर आज के टाइम में आप घी खरीदने जाएंगे 1 लीटर मार्केट में तो 800 से लेके 1500 के बीच में वेरी करती है प्राइसेस। तो सेम गुड्स को खरीदने के लिए आपको डिफरेंट रेट पे एक्स्ट्रा मनी देनी पड़ती है। तो मनी जो है वो एक मेजरमेंट का स्टेबल नहीं है क्राइटेरिया, कि सेम प्राइस नहीं रहती है, और ड्यू टू इन्फ्लेशन होता है, महंगाई की वजह से प्राइसेस चेंज होती रहती हैं। मनी एज ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज नॉट स्टेबल इन डायमेंशन, डायमेंशन में मनी स्टेबल नहीं है, वैल्यूएशन में स्टेबल नहीं है, क्योंकि मनी की प्राइसेस जो चेंजेस होते रहते हैं। दस अकाउंटिंग मेजर इन्फॉर्मेशन मोस्टली इन मनी टर्म्स, जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो मनी की टर्म्स में मेजर की जाती हैं, विच इज़ नॉट ए स्टेबल स्केल, ये स्टेबल स्केल नहीं होता है क्योंकि वैल्यू चेंज होती रहती है। हैविंग यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी एंड ऑल्सो नॉट स्टेबल इन डायमेंशन फॉर कंपेरिजन ओवर द टाइम, और ये फिक्स नहीं होता है, कंपेरिजन करने के लिए वैल्यू बदलती रहती है गुड्स की। आज ये पेन हो सकता है 10 रुपये का हो सकता है 4 महीने बाद ये पेन 12 रुपीज़ का मिले। सो इट्स नॉट एन एग्जैक्ट मेजरमेंट डिसिप्लिन, तो ये एग्जैक्ट मेजरमेंट का क्राइटेरिया नहीं है, पर ऑल तो मनी में ही कैलकुलेट होगी इन्फॉर्मेशन पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि ये फिक्स नहीं है वैल्यू भले ही, पर ये रिपोर्टिंग करेंसी आप इसको रिपोर्ट कर सकते हैं, यूजर को बता सकते हैं कितना फायदा और कितना नुकसान हो रहा है मनी में मेजर करके। अकाउंटिंग एज ए मेजरमेंट डिसिप्लिन, अकाउंटिंग में किस बेसिस पे मेजरमेंट होता है, ये नॉलेज के लिए बता रखे उन्होंने पैराग्राफ कि नाउ डेज 3 थ्योरम्स नेमली गोइंग कंसर्न, तो पता ही है आप 3 जो थ्योरी है अकाउंटिंग की, गोइंग कंसर्न की बिजनेस निरंतर चलता रहेगा अनंत काल तक, कंसिस्टेंसी रहेगी, आप एक जैसे अकाउंटिंग फॉलो करेंगे, जिस बेस पे इस बार अकाउंटिंग हो रही है नेक्स्ट डे भी उसी बेसिस पे अकाउंटिंग होगी। एक्यूरेट ड्यू बेसिस है, फंडामेंटल अकाउंटिंग असम्पशन है, दैट इज दीज असम्पशन आर टेकन फॉर ग्रांटेड, मतलब ये हमेशा माना जाता है कि कोई भी पर्सन जब अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करेगा तो इन 3 कॉन्सेप्ट को फॉलो करेगा, एक तो गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी और एक्रूअल या ड्यू बेसिस पे। बट इन अकाउंटिंग मनी इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट, पर अकाउंटिंग में मनी में ही मेजर किया जाता है इन्फॉर्मेशन को। सो लेट अस टेक वन थिंग फॉर ग्रांटेड दैट ऑल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट आर टू बी रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली, केवल मनी में ही रिकॉर्ड किया जाएगा सारे ट्रांजेक्शन को। क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन, क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो डिसीजन को अफेक्ट कर सकती हैं भले ही वो मॉनेटरी वैल्यू में नहीं हो। जैसे कोई प्रोजेक्ट शुरू करेगी कोई कंपनी, अब वो प्रोजेक्ट किस वैल्यू का होगा, कितना बड़ा होगा, वो डिसाइड नहीं, पर वो कंफर्म है कि प्रोजेक्ट शुरू करेगी, तो वो क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन है, वो बता रही है कंपनी कि हम आने वाले टाइम में ये प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। इज ऑल्सो रिक्वायर्ड इन मैनी केसेस, बट सच इन्फॉर्मेशन ओनली सप्लीमेंट्री होती है इन्फॉर्मेशन टू मॉनेटरी इन्फॉर्मेशन की, यानी जनरली जो इंटरेस्टेड मालिक होता है, जो शेयर होल्डर होता है, जो स्टेक होल्डर होता है, वो मॉनेटरी इन्फॉर्मेशन में ही इंटरेस्टेड होते हैं पहले, कि मनी टर्म्स में बताइए हम कितने फायदे में जा रहे हैं, कितने नुकसान में जा रहे हैं। वैल्यूएशन प्रिंसिपल, अगर आपको किसी चीज़ की वैल्यू पता करनी है तो 4 बेसिस होते हैं, आप इन बेसिस को यूज़ कर सकते हैं। देयर आर 4 जनरली एक्सेप्टेड मेजरमेंट बेस होते हैं और वैल्यूएशन प्रिंसिपल होते हैं। दीज आर हिस्टोरिकल कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब जिस वैल्यू पे आपने उस असेट को खरीदा उसी वैल्यू पे आप उसे रिकॉर्ड करेंगे, ये हिस्टोरिकल कॉस्ट हो गया। करंट कॉस्ट मतलब आज प्रेजेंट में उस असेट की जो वैल्यू चल रही है वो करंट कॉस्ट हो गई। जैसे आपने 10 साल पहले कोई मशीन 1 लाख की खरीदी थी, आज वो 5 लाख की चल रही, तो करंट कॉस्ट 5 लाख हो गई।
रियलाइजेबल वैल्यू मेथड ये बोलता है कि जिस वैल्यू पे वो असेट बिक सकती है आज मार्केट में जो आपके पास है, आप उसी वैल्यू पे रिकॉर्ड करिए, वो रियलाइजेबल वैल्यू हो गई। से खरीदी 10 लाख में थी पर आज वो 4 लाख की ही सेल हो सकती है, तो 4 लाख ही रियलाइजेबल वैल्यू ही। प्रेजेंट वैल्यू ये बोलता है, अभी पढ़ेंगे आप प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट, ये आप इंटर में जब सी इंटर फाइनल में आएंगे तो ज़्यादा डीप में पढ़ेंगे कि जो प्रेजेंट में जो मनी है उसमें खरीदने की क्षमता ज़्यादा है। आपके पास आज 100 रुपये का नोट है, तो आप आज जो 100 रुपये में चीज़ें आ सकती हैं वो आज से 1 साल बाद नहीं आ पाएंगी। क्यों नहीं आ पाएंगी? ड्यू टू इन्फ्लेशन, महंगाई की वजह से जो रुपए की परचेजिंग पावर गिरती है। आप इन्फ्लेशन की डेफिनेशन 11 से पढ़ें इकोनॉमिक्स में। इन्फ्लेशन महंगाई क्या होती है? इन्फ्लेशन एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें रुपए की वैल्यू तो गिरती है। रुपए की वैल्यू मतलब हमारे देश में रुपए की करेंसी है, तो रिपोर्टिंग जो करेंसी है, जिस वैल्यू में आप रिपोर्ट कर रहे हैं उसकी वैल्यू गिरती है। वैल्यू का मतलब क्या है? परचेजिंग पावर। 100 रुपये के नोट पे तो आज भी 100 रुपये लिखा होता है, आज से 50 साल पहले भी 100 रुपये लिखा था, पर परचेजिंग पावर गिर जाती है और गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू महंगी होती है, तो ऐसे सिचुएशन को आप इन्फ्लेशन बोलते हैं। यानी एक तो परचेजिंग पावर गिरती है, यानी आज जो 100 रुपये में आ सकती हैं चीज़ें आज से 1 साल बाद नहीं आएंगी, क्योंकि महंगाई बढ़ेगी। सेम चीज़ को खरीदने के लिए आपको ज़्यादा रुपए देने होंगे, तो रुपए की जो परचेजिंग पावर है, खरीदने की क्षमता है, वो गिरती है। पर गुड्स और सर्विसेज की वैल्यू बढ़ती है, महंगी हो जाती हैं गुड्स और सर्विसेज महंगाई की वजह से, तो इस ऐसी सिचुएशन को इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो उसमें हम ये पता करने की जो कोशिश करते हैं कि जो फ्यूचर में हमें वैल्यू मिलने वाली, फ्यूचर में जो हमें प्रॉफिट होने वाला है किसी चीज़ से, उसकी आज क्या वैल्यू है। क्योंकि फ्यूचर में तो महंगाई की वजह से वैल्यू गिरेगी, उन पैसे की क्रय शक्ति जो है, परचेजिंग पावर है, गिरेगी। तो हम ये पता करने की कोशिश करते हैं कि जो फ्यूचर वाली वैल्यू है उसे आप प्रेजेंट में कन्वर्ट करते हैं, आज के हिसाब से देखते हैं कि वो फ्यूचर में प्रोजेक्ट आज के हिसाब से कितना कमा कर देगा। इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू। इसे हम डीप में अभी समझेंगे इसी चैप्टर में आगे। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब बता दिया, जिस वैल्यू पे आप उसे एक्वायर कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं किसी एसेट को, आप उसी वैल्यू पे उसे रिकॉर्ड करते हैं, तो इसे हिस्टोरिकल कॉस्ट बोला जाता है। कंपनीज यूजुअली अप्लाई हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड, हर कंपनी हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड ही अप्लाई करती है इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स को, जैसे मशीन को रिकॉर्ड करना है, फर्नीचर, लाइसेंस, इसे आप हिस्टोरिकल कॉस्ट बोलते हैं। और बुक वैल्यू क्या होती है, जो आप पढ़ते थे 11th, बुक वैल्यू मतलब डेप्रिसिएशन घटाने के बाद जो वैल्यू बचती है बैलेंस शीट में, उसे आप बुक वैल्यू बोलते हैं। जिस वैल्यू पे आप उस एसेट को बुक्स में शो कर रहे हो उसे बुक वैल्यू बोलते हैं। और पहले तो आप हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हो उस एसेट को जिस वैल्यू पे आपने उसे खरीदा है। करंट कॉस्ट बताई दे, करंट कॉस्ट ये कहते हैं कि आज जिस वैल्यू पे आ रही है वो एसेट आप उस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। टेक दैट एग्जांपल दैट मिस्टर एक्स परचेज अ मशीन ऑन 1 जनवरी 2011 को आपने 7 लाख रुपए की एक मशीन खरीदी। एज पर हिस्टोरिकल कॉस्ट बेस ही हैज़ टू रिकॉर्ड इट एट 7x, 7 लाख पे रिकॉर्ड करेंगे आप उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड के अकॉर्डिंग, दैट इज द एक्विजिशन प्राइस या परचेज प्राइस। As on 1st January 2022, Mr. X found that it would cost 25 lakh to purchase that machine. आज 2022 में आपको पता चलता है कि अगर आप ये सेम मशीन लेने जाएंगे जो 7 लाख की थी 2011 में, आज वो 25 लाख की हो गई, तो करंट कॉस्ट कितनी हो गई? 25 लाख हो गई। टेक also that Mr. X took loan from bank as on 1st January 2011 5 lakh at 18% per annum repayable। आपने 2011 में लोन भी लिया था इस मशीन को खरीदने के लिए 5 लाख का, जो 18% इंटरेस्ट के साथ पे करना है एट द एंड ऑफ द 15 ईयर टुगेदर विद इंटरेस्ट के साथ में। एज ऑन 1st January 2022 द बैंक अनाउंस एन 1% प्री पेमेंट पेनल्टी ऑन द लोन अमाउंट इफ इट इज पेड विद इन 15 डेज स्टार्टिंग फ्रॉम दैट डे। ये भी होता है कि अगर आप लोन जल्दी चुकाना चाहते हैं तो बैंक आपको मौका देता है, पर वो आपसे फिर एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करता है। तो अगर आप इस लोन को 2022 में चुकाना चाहते हैं, अभी वैसे तो आपने 15 साल के लिए लोन लिया था, 2011 में लोन लिया था, तो 15 साल 2026 में पूरे होंगे, पर आप 2022 में अगर अपना लोन चुकाना चाहते हैं तो बैंक कह रहा है कि ठीक है आप चुका सकते हैं, 1% हम पेनल्टी लेंगे। प्री पेमेंट पेनल्टी होती है कि बैंक आपसे एक्स्ट्रा चार्ज लेता है, तो बैंक को तो नुकसान हो गया, 5 साल तक उसे ब्याज थोड़ी मिलेगा। आप जल्दी चुका देंगे तो ब्याज की इनकम होगी नहीं, इंटरेस्ट का नुकसान होगा। तो बैंक कह रहा है कि जो प्रिंसिपल अमाउंट है, प्रिंसिपल अमाउंट पे लगता है पेनल्टी, तो इसका 1% यानी 5000 एक्स्ट्रा लेगा, यानी 5 लाख का तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट पे करना होगा प्लस 1% एक्स्ट्रा चार्जेस देने होंगे, तो 5 लाख 5,000 देने होंगे। आज अगर करंट की अगर बात करें, करंट में अगर आपको बैंक लोन चुकाना है करंट कॉस्ट मेथड के अकॉर्डिंग, तो 5 लाख 5,000 का लोन है आपके ऊपर। एज पर हिस्टोरिकल कॉस्ट द लाइबिलिटीज रिकॉर्डेड 5 लाख। हिस्टोरिकल कॉस्ट तो ये बोलता है जिस वैल्यू पे आपने एक्वायर किया, जिस वैल्यू पे एट द टाइम ऑफ परचेज जो हुई उसी चीज़ को रिकॉर्ड करेंगे। तो लोन तो 5 का था तो 5 का ही दिखाएंगे बैलेंस शीट में। एट द अमाउंट ऑफ प्रोसीड रिसीव्ड इन एक्सचेंज फॉर ऑब्लिगेशन असेट रिकॉर्ड होगी 7 लाख पे।
करंट कॉस्ट गिवन ऑल्टरनेटिव मेजरमेंट बेस, एक तरह से ऑल्टरनेटिव मेजर है, आप चाहें तो इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं, पर कोई यूज़ नहीं करता है करंट मेथड। ये केवल डिसीजन लेने के लिए यूज़ किया जाता है कि आज हम इस चीज़ को करें या ना करें, लोन आज चुकाने में फ़ायदा है या नहीं है। आगे लिखा है एसेट आर कैरिड आउट एट द अमाउंट ऑफ कैश और कैश इक्विवेलेंट दैट वुड हैव टू बी पेड इफ द सेम और एन इक्विवेलेंट एसेट वाज एक्वायर्ड करंटली। यानी ये बता रहा है कि आज कैश आप उस वैल्यू पे उस असेट को शो करते हैं कि जितना कैश और कैश के बराबर चीज़ें आपके पास से जाएंगी किसी करंट असेट को खरीदने पे, उसी वैल्यू पे आप रिकॉर्ड करेंगे। तो आज अगर सेम असेट आप खरीदेंगे तो कैश 25 लाख रुपए आपके पास से जाएगा, तो आप 25 लाख ही मानेंगे इस चीज़ की वैल्यू को। और सेम लाइबिलिटीज आर कैरिड एट द अनडिस्काउंटेड अमाउंट ऑफ कैश, और कैश पे दिखाएंगे दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू सेटल द ऑब्लिगेशन, और जो लाइबिलिटी को उस वैल्यू पे शो करेंगे जो आपको अभी पे करना होगा। करंट कॉस्ट मेथड ये बोलता है कि लाइबिलिटीज को आप उस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे जो आप पे अभी ऑब्लिगेशन चुकाने की। तो अभी आपके पास कितनी ऑब्लिगेशन, 5 लाख, तो प्रिंसिपल अमाउंट देना है और 1% आप पढ़ ही रहे हैं, इसमें पेनल्टी लगाएगा, तो 5 लाख 5,000 पे रिकॉर्ड की जाएंगी। So as per current cost base, the machine value is ₹25 lakh है, while the value of bank loan कितनी है, 5,05,000 है। नेक्स्ट मेथड रियलाइजेबल वैल्यू। रियलाइजेबल वैल्यू मेथड ये बोलता है कि जिस वैल्यू पे वो असेट बिक सकती है, आप उस वैल्यू पे उस असेट को रिकॉर्ड करेंगे। सपोज मिस्टर एक्स फाउंड दैट ही कैन गेट ₹20 लाख इफ ही वुड सेल द मशीन परचेज ऑन 1 जनवरी 2011 पेइंग 7 लाख। आपको पता चलता है कि जो 2011 में आपने 7 लाख की मशीन खरीदी थी वो 20 लाख में बिक सकती है। तो आप रियलाइजेबल वैल्यू मतलब वसूली मेथड ये बोलता है कि उसी वैल्यू पे आप उसे रिकॉर्ड करेंगे। टेक ऑल्सो दैट मिस्टर एक्स फाउंड दैट ही हैड नो मनी टू पे ऑफ द बैंक लोन ₹5 लाख करंटली, और अभी आपके पास 5 लाख रुपए देने के लिए तो पैसे नहीं है बैंक लोन, तो आपके लिए पे 5 लाख की लाइबिलिटी है, आपके पास पैसे तो नहीं है अभी देने के लिए एकदम, क्योंकि 15 साल का लोन था, 2026 तक चुकाना है, पर 5 लाख रुपए उसकी वैल्यू है, लोन 5 लाख का ही है, तो 5 लाख में ही आप उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो इसको ऐसे कर सकते हैं। सो मशीन शुड बी रिकॉर्डेड 20 लाख पे रिकॉर्ड होगी द रियलाइजेबल वैल्यू इन एन ऑर्डरली सेल, वाइल द बैंक लोन शुड बी रिकॉर्डेड 5 लाख पे होगा द सेटलमेंट वैल्यू इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। रियलाइजेबल वैल्यू कॉन्सेप्ट इज कॉमनली अप्लाई इन केस ऑफ इन्वेंट्री। आप पढ़ चुके हैं क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यूएशन होता है वो किस पे होता था, आप 11 से पढ़े, लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू, या तो कॉस्ट प्राइस या नेट रियलाइजेबल वैल्यू यानी मार्केट प्राइस जिस वैल्यू पे बिक जाएगा, विच एवर लेस, आप उसको रिकॉर्ड करते थे। प्रेजेंट वैल्यू ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके सी इंटर फाइनल में भी जब आप कैपिटल बस्टिंग और एफ वगैरह पढ़ेंगे उसमें कॉन्सेप्ट काम में आता है। डिसीजन लेने में प्रेजेंट वैल्यू को बहुत देखा जाता है। पहले हम इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं, प्रेजेंट वैल्यू या टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है, फिर हम इसे रीड करेंगे। टाइम वैल्यू भी बोलते हैं आप इसे, टाइम वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी। इसको हम ऐसे समझते पहले कि एग्जांपल से हम इसे रीड कर ले समझ लेंगे। जैसे मान लीजिए कोई पर्सन आपको ये बोलता है कि आपको अभी 10 लाख रुपए कहीं पर इन्वेस्ट करने हैं, ₹10 लाख अभी लगाने, अभी का मतलब हुआ ईयर 0, मतलब अभी राइट नाउ, तो मैं इसे ईयर 0 ले रहा हूँ, अभी लगाना है। फिर आपको इस तरह से ये इनकम होगी हर साल। वो कह रहा है कि आप 10 लाख रुपये अभी इन्वेस्ट करिए कहीं पर, आपको इस तरीके से इनकम होगी। पहले साल आपको 3 लाख रुपये मिलेंगी, दूसरे साल आपको 2,50,000 रुपये मिलेंगे, तीसरे साल आपको 2 लाख रुपये मिलेंगे, चौथे साल भी 2 लाख रुपये मिलेंगे आपको, और तीसरे 5वें साल में आपको 1.5 लाख रुपीस मिलेंगे। इस तरह से आपको इनकम होगी। अगर आप 10 लाख रुपये आज इन्वेस्ट करते हैं तो 5 साल में आपको इस तरह से इनकम होगी। ये फ्यूचर इनकम दे रखी है आपको। तो अब आपसे कोई पूछ रहा है, वो पर्सन, कोई भी पर्सन आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन कहीं पर कि बताइए कि फ़ायदा हुआ हमें या नुकसान हुआ, तो आप क्या करेंगे, सिंपल तरीका क्या है, 3 to 5 और 2 हो गया 7, 7 और 2 हो गया आपका 9, 9 और 1 10 और ये हो गया 11, इन सब का टोटल आ रहा है 11 लाख, राइट। 11 लाख रुपए मिलेंगे एक तरह से आपको 5 साल में। लगाए कितने आपने, 10 लाख, और मिलेंगे कितने आपको, 11 लाख रुपए मिलेंगे अगर आप इस प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो अगर किसी 6-7 के स्टूडेंट से पूछें जो मैथ्स थोड़ी बहुत जानता है, वो ये बोलेगा कि हाँ लगाना चाहिए, 1 लाख का तो प्रॉफिट हो गया ना। लगाए थे 10 लाख और मिल कितने रहे आपको, 11 लाख, तो आप यही बोलेंगे कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि आपको 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया। पर मैथ्स जिसने बहुत डीप में पढ़ी है, जो हाई क्लासेस वाले हैं, वो समझते हैं कि कंपैरिजन ही गलत हो रहा है यहाँ पर। मैथ्स क्या बोलती है, जो कंपैरिजन होगा इक्वल चीज़ों में होगा, अनइक्वल में होगा तो फिर रिजल्ट सही नहीं आएगा। आप 5 साल के बच्चे को 20 साल के आदमी से या लड़के से कंपैरिजन नहीं कर सकते हैं, राइट। ऐसा क्योंकि दोनों की मेंटल कैपेसिटी अलग है, फिजिकल कैपेसिटी अलग है।
तो आप 5 साल के बच्चे को 20 साल से कंपेयर थोड़ी कर सकते हैं। तो सेम वही चीज़ है, ये पैसा तो आपने आज लगाया है 10 लाख और वो कमा के दे रहा है फ्यूचर में, तो ये तो फ्यूचर वैल्यू हुई और ये प्रेजेंट वैल्यू है। तो आप कैसे कंपैरिजन करते हैं, गलत ही आएगा रिजल्ट। या तो आप फ्यूचर को प्रेजेंट में बदलो, या तो आप फ्यूचर को प्रेजेंट में बदल लो। तो आज ये लगाया पैसा आज ही मिलेगा, तो हम कंपैरिजन कर सकते हैं प्रेजेंट को फ्यूचर में बदलो। यही होता है कंपैरिजन, इक्वल चीज़ों में होगा, यहाँ अनइक्वल है। आप फ्यूचर इनकम को प्रेजेंट से कंपेयर कर रहे हैं, जो कि गलत है। तो सर क्या करें, तो एक तो हमने पढ़ा था बचपन से कंपाउंडिंग, कंपाउंडिंग वर्ड पढ़ाई है आपने, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। कंपाउंडिंग में आप क्या पढ़ते हैं, वो कैसे बोलते हैं, जब आप प्रेजेंट वैल्यू को फ्यूचर में कन्वर्ट करते हैं तो उसे कंपाउंडिंग बोलते हैं। बहुत सारे एग्जांपल आपने किए हैं, जैसे 1 लाख रुपए कोई कह रहा है आप इन्वेस्ट करेंगे, आपको 10% से इंटरेस्ट मिलेगा। बताइए 1 साल बाद आपको कितने रुपए मिलेंगे, क्वेश्चन है। 1 लाख रुपए आप कहीं इन्वेस्ट करेंगे, 10% से आपको इस पर इंटरेस्ट मिलेगा। बताइए 1 साल बाद कितने रुपए मिलेंगे। तो फॉर्मूला यही होता था कंपाउंडिंग का, निकालने का इंटरेस्ट। प्रिंसिपल अमाउंट है 1 लाख रुपए, राइट। 1 प्लस आर रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, तो 0.10 हो गया, परसेंट का साइन हटा दिया। नंबर ऑफ ईयर, एन का होता है नंबर ऑफ ईयर, यहाँ पे 1 ईयर बाद पूछा है 1 ईयर, तो इसे आप सॉल्व करेंगे तो 1,10,000 आएगा, राइट। क्लियर। ये होता था कंपाउंडिंग का फॉर्मूला, कि कंपाउंडिंग मतलब जब आप प्रेजेंट मनी को फ्यूचर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसे आप कंपाउंडिंग बोलते हैं। अब कोई आपसे ये पूछे, क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको 1,10,000 रुपये मिलेंगे 1 साल बाद, 10% ब्याज पे किसी ने इन्वेस्ट किया था 1 साल पहले, 1 साल बाद उसे 1,10,000 रुपये मिले। उसने ये हटा लिया कि उसने लगाए कितने थे, वो आपको निकालना है। आपको प्रिंसिपल अमाउंट पता करना है। अब आपको फ्यूचर वैल्यू दे रखा है कि 1 साल बाद मिले हैं इतने, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट, आप बताइए लगाए कितने थे। तो ईजी है, आप ऐसे तो सॉल्व करेंगे, एक्स मान लेंगे इसको, प्रिंसिपल अमाउंट को तो एक्स मान लिया, हमें पता नहीं 1.10 की पावर 1 और ये 1,10,000। अब ये मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में चला जाएगा, देयरफॉर x इक्वल्स टू 1,10,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.10 की पावर 1, राइट। तो ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा 1 लाख, राइट। तो आपने फ्यूचर वैल्यू को किस में कन्वर्ट कर लिया, प्रेजेंट में। आपने पता कर लिया कि आज 1 साल बाद अगर 1,10,000 रुपये मिलने वाले हैं तो आज कितने रुपये लगाने पड़ेंगे, 1 लाख रुपये लगाने पड़ेंगे डिवाइड लगा के। तो इसे बोलते हैं डिस्काउंटिंग। जब आप फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट में कन्वर्ट करते हैं तो इस कॉन्सेप्ट को बोलते हैं डिस्काउंटिंग। आई होप ये समझ में आ गया होगा। जब प्रेजेंट वैल्यू को फ्यूचर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसे बोलते हैं कंपाउंडिंग, और जब फ्यूचर वैल्यू को आप प्रेजेंट में कन्वर्ट करते हैं तो इसे बोलते हैं डिस्काउंटिंग। तो हमें ये तो समझ में आ गया, प्रेजेंट में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड लगाना पड़ता है। जो रेट चल रही है उसे डिवाइड, नंबर ऑफ 2 होते तो यहाँ 2 हो जाता, डिवाइड लगा के आप कन्वर्ट कर लेते हैं। अब हम इस मेथड को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। प्रेजेंट को फ्यूचर में कन्वर्ट करने को बोलते हैं कंपाउंडिंग, और फ्यूचर वैल्यू जो दे रखे उसे प्रेजेंट में कन्वर्ट करने को बोलते हैं आप डिस्काउंटिंग। तो हम इन फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट में कन्वर्ट कर लेंगे कि आज के हिसाब से इनकी क्या वैल्यू है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो रुपए की परचेसिंग पावर गिरेगी, तो हम इन्हें कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 और ईयर 5। फर्स्ट ईयर में आप कमाएंगे 2.52 लाख, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 3 लाख, ये 2,50,000 था। सेकेंड ईयर में हम जो कमा रहे थे उस प्रोजेक्ट से 2 लाख, ये भी 2 लाख था, ये भी 2 लाख था, और ये 1,50,000 था, राइट। ऐसे था। अब ये फ्यूचर वैल्यू तो प्रेजेंट में कन्वर्ट करेंगे, मान लेते हुए 10% है तो डिवाइडेड, यहाँ पे ऐसे होगा 1.10 की पावर 1, यहाँ डिवाइड लगाएंगे ना कन्वर्ट करने के लिए, 0.10 पावर 2, ये सेकेंड ईयर की वैल्यू है, 1 प्लस 0.10 की पावर 3, ऐसे 1 प्लस 0.10 की पावर 4, और ये 1 प्लस 0.10 की पावर 5, राइट। तो ये फ्यूचर की जो वैल्यू है प्रेजेंट में, आज के हिसाब से इनकी वैल्यू आप पता लग जाएगी कि आज के हिसाब से क्या वैल्यू है। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो मैं कैलकुलेटर पे सॉल्व कर रहा हूँ साइमल्टेनियसली, 3 लाख डिवाइडेड बाय 1.1, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2,72,727, यानी ये वैल्यू क्या बता रही कि आज जो चीज़ 2,72,727 रुपये में आ सकती है वही चीज़ 1 साल बाद 3 लाख रुपए में आएगी ड्यू टू इन्फ्लेशन। महंगाई बढ़ेगी, महंगाई की वजह से प्राइसेस बढ़ती हैं गुड्स की, रुपए की क्रय शक्ति घटती है, परचेजिंग पावर गिरती है। तो आज जो चीज़ 2,72,000 रुपये में आ सकती है, 2,72,000 में आ सकती है, वही चीज़ 3 लाख रुपए की आएगी 1 साल बाद। ऐसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे। 1.1 इंटू 2, पहले तो आप नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 1.1 इंटू 2 कर देंगे, 1.1 इंटू 1.1,
ये 1.21 आ जाएगा, फिर 250 में डिवाइड लगा देंगे। वैसे इसका एक शॉर्टकट भी है पर मैं अभी आपको डीप में समझा रहा हूँ इसलिए। ये आ गया 2,06,611, यानी आज जो चीज़ 2,06,611 रुपये में आ सकती है वो 2 साल बाद 2.5 लाख की आएगी ड्यू टू इन्फ्लेशन। ऐसे नेक्स्ट 1.1 इंटू 1.1 इंटू 1.1, तो 2 लाख में डिवाइड लगा देंगे 1.331 का, 1.331 ये आ जाएगा 1,50,263। ऐसे इसमें लगाएंगे 1.1 को पहले फॉरवर्ड टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 1.1, ये 1.46 बनाएगा, डिवाइडेड बाय लगा देंगे इसमें 1.464, ये आ जाएगा 1,36,613। ऐसे इसमें अभी 1.5 लाख में डिवाइड लगाएंगे 1.61, ये आ जाएगा 93,167। ये आ गई प्रेजेंट वैल्यू, यानी अपनी फ्यूचर की जो वैल्यू से प्रेजेंट में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब इन सब का अगर आप टोटल करें, मैं रफली लेता हूँ 2,72,000 प्लस 2,06,000 प्लस 1,50,000 1,36,000 93,000, तो अप्रॉक्स आप कमा रहे हैं केवल 6,12,800 नियर बाय, और लगाने कितने पड़ रहे हैं आप इसको इस प्रोजेक्ट में 10 लाख रुपए, यानी आज के हिसाब से लगाने पड़ रहे हैं 10 लाख रुपए जाएंगे और आएंगे केवल 6,12,000, राइट। तो आप लॉस में जा रहे हैं। प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट यही बोलता है कि आप जो फ्यूचर में वैल्यू मिलने वाली है उसे प्रेजेंट में कन्वर्ट करिए, फिर देखिए कि आज के हिसाब से फ़ायदा हो रहा है नुकसान। आज के हिसाब से लगाने पड़ेंगे 10 लाख, क्योंकि आज तो अभी लगाने पड़ेंगे, और आज के हिसाब से आप कमा रहे हो उस प्रोजेक्ट में 6,12,000, तो आप माइनस में जा रहे हो, तो आप इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ये होता है प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट। तो अगर आपसे कोई पूछे क्या होती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी, तो आप क्या बोलेंगे? प्रेजेंट वैल्यू मनी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें आप ये पता करने की कोशिश करते हैं कि जो फ्यूचर में आपको मनी मिलने वाली है उसकी आज के हिसाब से क्या वैल्यू है, और आप एक रेट ऑफ ले लेते हैं, इन्फ्लेशन की रेट होती है, आप ये आपके ऊपर है कि आप 5% भी ले सकते हैं। आपको अगर लगता है महंगाई 5% से मिलेगी तो रेट 5% हो जाएगी, 8%, जो भी आप चाहें, जो भी उस प्रोजेक्ट के जो और डिसीजन लेने वाले हैं वो जो रेट मान के चल रहे हैं कि इन्फ्लेशन किस रेट से पड़ेगी। तो प्रेजेंट वैल्यू मनी कॉन्सेप्ट बोलता है कि फ्यूचर में जो प्रेजेंट में जो रुपए की वैल्यू है वो फ्यूचर में नहीं रहेगी ड्यू टू इन्फ्लेशन की वजह से रुपए की परचेजिंग पावर गिरेगी, उसकी परचेजिंग कैपेसिटी गिरेगी। तो आप उस जो फ्यूचर में वैल्यू मिलने वाली है उसे प्रेजेंट में कन्वर्ट करते हैं और तब कंपैरिजन करते हैं कि आज हम इतने पैसे लगा रहे हैं और आज के हिसाब से हमें इतने रुपए मिलेंगे। तो अगर वो पॉजिटिव आएगा तब तो आप उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे, अदरवाइज इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अब मैंने ऐसे लगाया, ऐसे शॉर्टकट भी है, आप कैलकुलेटर पे ऐसे भी कर सकते थे। देखिए 1 डिवाइडेड 1 प्लस रेट, ये फॉर्मूला होता है, इक्वल करते जाइए। तो ये वैल्यू आ गई 0.901 एक फर्स्ट ईयर की, 0.826 ये सेकेंड ईयर की वैल्यू आ गई, 0.751 इक्वल का बटन दबाते जाइए, 0.683 और 0.621। तो ये 1 रुपये की वैल्यू, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो पता ही है आज 100 पैसे पर 1 साल बाद 90 पैसे रह जाएंगे। ये कहना ये चाह रहा है 2 साल बाद 0.82 रह जाएंगे, 3 साल बाद 0.751, 0.68 और 0.21। ऐसा क्यों होगा? रुपए की वैल्यू क्यों गिर रही है? क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से रुपए की जो परचेजिंग पावर है वो गिरती है। अब फिर आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसे 3 लाख रुपये थी ना फर्स्ट ईयर में, आपको 3 लाख रुपये मिल रहे थे, तो 3 लाख इसे आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.909 से, तो देखिए वही निकल के आएगा 2,72,200 अप्रॉक्स। मैंने पॉइंट्स घटा दिए इसलिए अप्रॉक्स वही वैल्यू आएगी। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। पहले तो आप शॉर्टकट अप्लाई लीजिए, इसे बोलते हैं पीवी फैक्टर, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकाल लीजिए। पहले आप कैसे निकालेंगे? 1 + 1 डिवाइडेड बाई रेट। अगर रेट 10% है तो 0.1, अगर 1 डिवाइडेड 15% तो 1.15, इक्वल का बटन दबाते जाइए, कैलकुलेटर पे ये वैल्यू आती जाएगी। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बोलते हैं। और फिर आप अपने कैश इनफ्लो से जो आपको इनकम हो रही है उसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, फिर उसका टोटल जो आएगा प्रेजेंट वैल्यू का कन्वर्ट करने के बाद उसको कंपैरिजन करिए अपनी आज की वैल्यू से। आप पढ़ लेते हैं फटाफट। तो कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो को डिस्काउंट करते हैं। डिस्काउंट करने का मतलब बता दिया। फ्यूचर मनी को प्रेजेंट में कन्वर्ट करने को डिस्काउंट बोलते हैं। जो पैसा जा रहा है उसको भी आप कन्वर्ट करेंगे और जो आ रहा है उसको भी कन्वर्ट करेंगे। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कॉन्सेप्ट है ये। टू मेक द मनी रिसीवेबल एट अ फ्यूचर डेट इक्वल विद द मनी एट द प्रेजेंट डेट। आप फ्यूचर वैल्यू के मनी को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। इट हैज़ टू बी डिवैल्यूड, क्योंकि डिवैल्यूशन होता है, वैल्यू गिरती है रुपए की। सच डिवैल्यूशन इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग ऑफ फ्यूचर मनी, आप इसको बोलते हैं।
तो ये एक एग्जाम्पल, ये तो अब आपसे हो जाएगा जो मैंने समझाया उसी तरीके से। अब आगे बढ़ते हैं। मेजरमेंट एंड वैल्यूएशन, ये तो हम बार बार पढ़ रहे हैं। मेजरमेंट किस में होता है? अकाउंटिंग में, मनी में होता है, वो ये बोल रहे हैं। वैल्यू रिलेट टू द बेनिफिट टू बी डिराइव फ्रॉम ऑब्जेक्ट, हम उसी वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं किसी चीज़ को जितना हमें बेनिफिट्स मिलने वाला है उससे, एबिलिटी और आइडिया। टू द इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग वैल्यू इज द यूटिलिटी दैट इज सेटिस्फैक्शन होता है ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज का, जो आप इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो आप फ्यूचर में आप कमाएंगे, जो इकोनॉमिक रिसोर्स तो समझते हैं कोई एसेट जिसमें आपने इन्वेस्ट किया है पर वो कमा के फ्यूचर में दे रही है। टू द पर्सन कॉन्टेम्पलेटिंग और एंजॉइंग इट यूज, यानी कोई आदमी उतना ही पैसा देता है किसी एसेट के लिए जितना उसे एंजॉइंग होता है, बेनिफिट मिलता है, राइट। इन अकाउंटिंग टू मीन वैल्यू ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एबिलिटी और आइडिया, मॉनिटरी सरोगेट इज यूज, आप मनी टर्म्स में यूज करते हैं, यानी आप उस चीज़ को मनी में कैलकुलेट करते हैं। दैट इज टू से, कहने का क्या मतलब है, वैल्यू इज मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। So value is indicating by measurement in accounting, the value is always measured in terms of money में ही मेजर किया जाता है। अकाउंटिंग एस्टीमेट, अनुमान तो लगाया जाता है, घर पे भी अपन लगाते हैं कि अपन कोई शादी करने, कोई मकान बना रहे तो अनुमान तो अपन भी लगा के चलते हैं कि कितना खर्चा हो सकता है। तो जो एस्टीमेट्स भी लगाए जाते हैं अकाउंट में, वही मनी टर्म्स में लगाए जाते हैं कि इतना हमें खर्चा हो सकता है। The measurement of certain asset and liability is based on estimates of uncertain future event. Future event हमेशा uncertain होते हैं, उनके बेस पे आप asset और liability का अनुमान लगाते हैं। As a result of uncertainties inherent मतलब छुपी हुई रहती हैं अनिश्चितताएं business activity में, many financial statement item cannot be measured with precision but can only be estimate. बहुत सारे आइटम्स ऐसे होते हैं जो आप एग्जैक्ट उनकी वैल्यू नहीं पता कर सकते, आप उन्हें रफली एस्टिमेट कर सकते हैं। Therefore the management make various estimate and assumption लेके चलते हैं आप asset liabilities इनकम एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करते समय, एज ऑन द डेट ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते समय। सच एस्टिमेट आर मेड इन कनेक्शन विद द कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन भी एक अनुमान ही होता है कि असेट की वैल्यू 10% से गिरेगी, जो थोड़ी 10% से गिरे, वो 15% से भी गिर सकती है, 5% से भी गिर सकती है, पर अब अनुमान लगाते हैं। अमोर्टाइज करना मतलब किसी भी इंटेंजिबल असेट की वैल्यू को कम करना, इम्पेयरमेंट किसी वैल्यू असेट की वैल्यू में कमी होना, लॉसेज एज वेल एज एक्रूअल प्रोविजन बनाते हैं, एम्प्लॉय बेनिफिट ऑब्लिगेशन। ऑल्सो एस्टिमेट में भी रिक्वायर्ड इन डिटरमाइनिंग बैड डेब्ट। आप बैड डेब्ट्स के भी प्रोविजन बनाते थे कि 10% बैड डेब्ट्स हो सकता है, हमारे डेटर से पैसा डूब सकता है, 5% 10%, वो भी एस्टिमेट ही होता है। यूजफुल लाइफ एंड रेजिडुअल वैल्यू ऑफ एन आइटम ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एंड इन्वेंट्री ऑब्सोलेंसेस। इन्वेंट्री ऑब्सोलेंस मतलब इतना स्टॉक हमारा आउट ऑफ फैशन हो जाएगा, मतलब इतना स्टॉक हो सकता है कि जो हम सामान हमारे पास में हो वो बिक ना पाए, पर वो भी एक अनुमान होता है। द प्रोसेस ऑफ एस्टिमेशन इन्वॉल्व जजमेंट बेस्ड ऑन द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अवेलेबल। एन एस्टिमेट में रिक्वायर रिवीजन, आपको अगर लगता है कि आपने जो अनुमान लगाया है उसमें बाद में जाके चेंजेस आ गए, आपको पता चलता है कि उस डेप्रिसिएशन जो आप 10% लगा रहे थे किसी असेट पर, उस असेट की वैल्यू बहुत तेजी से गिर रही है मार्केट में, कोई खरीदार नहीं मिलेगा, तो आप 20% से आप लगाएंगे, रिवीजन करेंगे अपने एस्टिमेट में, रिवाइज करेंगे। इफ चेंजेस अकर रिगार्डिंग सर्कमस्टेंसेज ऑन विच एस्टिमेट वाज बेस्ड, अगर आपने जिस परिस्थिति में अनुमान लगाया था अगर वो परिस्थितियां चेंज होती हैं तो आप अपने अनुमान को चेंज करते हैं। और एज ए रिजल्ट ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन को मिलती है मोर एक्सपीरियंस और सब्सिक्वेंट डेवलपमेंट। चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट मीन्स difference arises between certain parameter estimated earlier and re-estimated during the current period, actual result achieved during the current period. फॉर एग्जाम्पल फ्यू सिचुएशन दे रखी हैं जहाँ पे अकाउंटिंग एस्टिमेट्स बनाए जाते हैं। अ कंपनी इनकर एक्सपेंडिचर रुपीज़ 10 लाख ऑन डेवलपमेंट ऑफ पेटेंट, आप कोई पेटेंट ले रहे हैं, कोई न्यू इन्वेंशन कर रहे हैं और 10 लाख रुपए का आपका खर्चा हो चुका है। नाउ द कंपनी हैज़ टू एस्टिमेट दैट फॉर हाउ मेनी ईयर द पेटेंट वुड बेनिफिट द कंपनी। तो आपको अनुमान लगाना होगा कि जो 10 लाख रुपए का आपने खर्चा किया पेटेंट पे, ये पेटेंट आपने जो न्यू इन्वेंशन किया है कब तक आपको बेनिफिट देगा। दिस एस्टिमेट शुड बी बेस्ड ऑन द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन लॉजिकल जजमेंट, और आप ये अपना अनुमान लगाएंगे कि जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, क्योंकि आप पेटेंट एक इंटेंजिबल असेट है, इंटेंजिबल असेट पे डेप्रिसिएशन तो नहीं लगता पर इसकी वैल्यू तो कम होती है, तो इसे अमोर्टाइज करेंगे आप, 10 लाख की वैल्यू को धीरे धीरे करके अपनी बुक्स में कम करेंगे, तो आपको अनुमान लगाना होगा कि पेटेंट कितने साल तक आपको फायदा देगा। अगर आप ये कहते हैं कि 5 साल तक इस टेक्नोलॉजी का फायदा मिलेगा तो आप 5 का डिवाइड लगा देंगे, हर साल 2 लाख रुपए से पेटेंट की वैल्यू कम करते जाएंगे। समरी चैप्टर खत्म, समरी पढ़ लेते हैं फटाफट। मेजरमेंट इज अ वाइटल एस्पेक्ट होता है, तो पढ़ लिया अकाउंटिंग में, और जो मेजरमेंट होता है अकाउंटिंग में किसी भी ट्रांजेक्शन इवेंट का वो मनी टर्म्स में होता है। 3 एलिमेंट है मेजरमेंट के। एक तो ऑब्जेक्ट को पहचानिए, आप किस चीज़ का वैल्यूएशन करना चाहते हैं, तो पहले तो आपको ऑब्जेक्ट और इवेंट को मेजर करना होगा। स्टैंडर्ड स्केल लीजिए, किस स्केल पे आप उसे मेजर करना चाहते हैं। फिर इवैल्यूएशन ऑफ डायमेंशन ऑफ मेजरमेंट स्टैंडर्ड स्केल,
4 वैल्यू होती हैं जिन बेस पे आप वैल्यूएशन प्रिंसिपल को यूज़ करते हैं। हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब जिस वैल्यू पे आपने किसी एसेट और लायबिलिटी को खरीदा उसी वैल्यू पे लिखेंगे। करंट कॉस्ट जो आज उनकी कॉस्ट चल रही है उस पर रिकॉर्ड करेंगे। रियलाइजेबल वैल्यू जिस वैल्यू पे बिक सकती है वो वसूल हो सकती है वैल्यू, उस पर रिकॉर्ड करेंगे। प्रेजेंट वैल्यू मतलब ये बोलती है कि फ्यूचर में जो आपका कैश इनफ्लो होने वाला है, जो इनकम होने वाली है उसे आप प्रेजेंट में कन्वर्ट करिए और जो आउटफ्लो होने वाला है उसे प्रेजेंट में कन्वर्ट करिए, यानी फ्यूचर मनी को प्रेजेंट में कन्वर्ट करिए। इस कॉन्सेप्ट को अपन डिस्काउंटिंग बोलते हैं। ट्रू और फॉल्स आपको बताने हैं। दे आर 4 जनरली एक्सेप्टेड मेजरमेंट बेस। क्या ये 4 मेजरमेंट बेस होते हैं? हिस्टोरिकल कॉस्ट होता है, करंट कॉस्ट भी होता है, रियलाइजेबल वैल्यू होता है, फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है तो प्रेजेंट वैल्यू होता है, तो ये फॉल्स है स्टेटमेंट। ठीक है। हिस्टोरिकल कॉस्ट मींस प्राइस पेड एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन। बिल्कुल हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड ये बोलता है कि उसी प्राइस पे रिकॉर्ड करेंगे आप ट्रांजेक्शन को जिस प्राइस को पे आपने खरीदा है, एक्वायर किया है, तो ये तो ट्रू है। As per future value, assets are carried at the amount of cash or cash equivalent that could currently be obtained by selling the asset in an ordinary disposal। गलत। ये कहना चाह रही लाइन क्या? फ्यूचर वैल्यू का मतलब ये हुआ कि आप उस असेट को, जो असेट आपके पास में है, आप उसे बेचने से जो पैसा आएगा उस पर रिकॉर्ड करेंगे। गलत। फ्यूचर वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू तो ये होती है कि जो फ्यूचर में आपको मिलने वाली है किसी प्रोजेक्ट से, किसी इनकम से, उसे फ्यूचर वैल्यू बोलते हैं, तो ये फॉल्स है। प्रेजेंट वैल्यू मेथड में क्या होता है? प्रेजेंट वैल्यू लायबिलिटीज आर कैरिड एट वैल्यू ऑफ फ्यूचर नेट कैश आउटफ्लो दैट आर एक्सपेक्टेड टू रिक्वायर टू सेटल द लायबिलिटी इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। गलत। प्रेजेंट वैल्यू क्या बोलती है कि जो फ्यूचर में आपका आउटफ्लो होने वाला है उसको आप प्रेजेंट में कन्वर्ट करिए, उसको कन्वर्ट करिए कि आज के हिसाब से आपको कितना पैसा देना पड़ सकता है, तो उसे आप बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू। तो ये भी फॉल्स है। मैं रीजन भी पढ़ देता हूँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फोर्थ में फॉल्स लायबिलिटीज आर कैरिड एट द प्रेजेंट डिस्काउंटेड वैल्यू होती है। देखिए डिस्काउंटेड वैल्यू करते हैं ना, फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करने को आप डिस्काउंटेड बोलते हैं। नेट कैश आउटफ्लो दैट आर एक्सपेक्टेड टू बी रिक्वायर्ड टू सेटल द लायबिलिटीज। इन्होंने यहाँ पे केवल क्या लिखा? वैल्यू ऑफ फ्यूचर नेट कैश, जबकि यहाँ पे क्या लिखना चाहिए? वैल्यू ऑफ डिस्काउंटेड कैश आउटफ्लो, कि जो फ्यूचर में जो पैसा जाने वाला है उसे आप आज के हिसाब से कन्वर्ट करते हैं। तो केवल फ्यूचर वैल्यू नहीं होती, वो डिस्काउंटेड वैल्यू होती है। ABC लिमिटेड परचेज अ मशीन अमाउंटिंग 10 लाख की आपने मशीन खरीदी ऑन 2001 में। ऑन 31 मार्च 2022 सिमिलर मशीनरी कुड बी परचेज 20 लाख। सेम मशीन 20 लाख रुपए की आ सकती है। हिस्टोरिकल कॉस्ट इस मशीन की 20 लाख हुई नहीं, ये तो करंट कॉस्ट हुई ना। 20 अपने पढ़ा था करंट कॉस्ट मेथड क्या बोलता है कि आज वो असेट किस वैल्यू की आ सकती है, उसे करंट कॉस्ट बोलते हैं। तो ये हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड तो नहीं है, तो ये फॉल्स है। ABC परचेज अ मशीन अमाउंटिंग रुपीज 10 लाख की एक मशीन खरीदी ऑन 1 अप्रैल 2001। ऑन 31 मार्च 2022 सिमिलर मशीन कुड बी परचेज 20 लाख। सेम मशीन 20 लाख की आ सकती है, तो ये तो करंट कॉस्ट हो गई। करंट कॉस्ट है मशीन की 20 लाख। ट्रू है ये स्टेटमेंट, बिल्कुल सही। चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट, अगर आप किसी अकाउंटिंग एस्टीमेट में चेंज करते हैं, हैज़ टू बी गिवन रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, तो क्या आपको बैक डेट से चेंज करना होता है? नहीं। जैसे मान लीजिए मैंने अनुमान लगाया, रेट्रोस्पेक्टिव मतलब बैक डेट से जाके चेंज करना। मैंने अनुमान लगाया था 5 महीने पहले कि 10 लाख रुपए का बैड डेब्ट हो सकता है, मेरे पैसा डूब सकता है डेटा से। बाद में मुझे पता चलता है कि मैंने जो अनुमान है गलत लगाया है, 7 लाख का ही नुकसान होगा, तो आज मैं 7 लाख का ही मानूंगा अपना बेटर। ये थोड़ी कि 5 महीने पीछे जाके अकाउंटिंग में चेंज करूंगा, ऐसा नहीं होगा ना। बैक डेट से थोड़ी चेंज करूंगा। आज मैं कह दूंगा कि हाँ 3 लाख रुपए से ज़्यादा मैंने एक्सेस बना रखा है इस बैड डेट का प्रोविजन, तो 3 लाख रुपए को तो P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर दूंगा एक्सेस प्रोविजन, और अब 7 लाख पे दिखाऊंगा। पर आज के हिसाब से थोड़ी 5 महीने पीछे जाके मैं अकाउंटिंग में चेंज करूंगा। तो रेट्रोस्पेक्टिव चेंज नहीं होता है किसी भी प्रोविजन में। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, मेजरमेंट डिसिप्लिन डील विद। मेजरमेंट जो आप करते हैं डील करता है, एक तो ऑब्जेक्ट चूज करना होता है, सिलेक्शन स्केल लेना होता है, बोथ ए और बी होंगे। ऑल द फॉलोइंग आर वैल्यूएशन प्रिंसिपल एक्सेप्ट, सभी वैल्यूएशन प्रिंसिपल इसको छोड़ के। हिस्टोरिकल कॉस्ट एक प्रिंसिपल है, प्रेजेंट वैल्यू प्रिंसिपल, फ्यूचर वैल्यू कोई प्रिंसिपल नहीं है, तो ये गलत है। बुक वैल्यू है मशीन की 10 लाख, ठीक है। मार्केट वैल्यू है 2022 में इफ सोल्ड 11 लाख, तो ये रियलाइजेबल वैल्यू हो गई जिस वैल्यू पे बिक जाएगी मशीन, ये रियलाइजेबल वैल्यू है 11 लाख। एज ऑन 31 मार्च 2022 इफ द कंपनी वैल्यू मशीन 11 लाख, अगर कंपनी अपनी मशीन को 11 लाख रुपए पे दिखा रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूएशन प्रिंसिपल इज बीइंग फॉलोड, बताइए कौन सा प्रिंसिपल यूज कर रही है? रियलाइजेबल वैल्यू। रियलाइजेबल वैल्यू मेथड ये बोलता है कि जिस वैल्यू पे वो एसेट बिक जाएगी आप उस वैल्यू पे रिकॉर्ड करेंगे। मोहन परचेज अ मशीन अमाउंटिंग रुपीज 10 लाख, आपने 10 लाख की एक मशीन खरीदी ऑन 1 अप्रैल 2001। ऑन 31 मार्च 2022 सिमिलर मशीनरी कुड बी परचेज फॉर 20 लाख। सेम मशीन 20 लाख रुपए की आ सकती है, तो ये तो करंट कॉस्ट हो गई जिस वैल्यू पे आप आज खरीद सकते हैं, करंट कॉस्ट।
but the realizable value of machine purchase on 1st April 2021 was estimated 50 लाख। ये realizable value हो गई 15 लाख। the present discounted value, देखिए discounted value निकाल के दे रखी है, और future net cash inflow जो पैसा आपको कमा के देगी फ्यूचर में मशीन, उसकी वैल्यू, that machinery was expected to generate in normal course of business was actual ₹12 लाख। ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू हो गई, फ्यूचर में जो आपको कमाएंगे उसकी आज के हिसाब से वैल्यू हो गई, ठीक है। करंट कॉस्ट बताइए इस मशीन की, करंट कॉस्ट कितनी है? 20 लाख। क्वेश्चन दे रखा है कि आज ही मशीन 20 लाख की परचेज की जा सकती है। दूसरा क्वेश्चन, प्रेजेंट वैल्यू बताइए मशीन की 12 लाख, खुद ही दे रखा है निकाल के कि प्रेजेंट फ्यूचर जो डिस्काउंटेड वैल्यू है फ्यूचर की 12 लाख है। हिस्टोरिकल कॉस्ट बताइए, हिस्टोरिकल का मतलब जिस वैल्यू पे आपने खरीदी थी एक्चुअल में, ये 2001 में 10 लाख की हिस्टोरिकल कॉस्ट हो गई। रियलाइजेबल वैल्यू बताइए, जिस वैल्यू पे बिक जाएगी उसे आप रियलाइजेबल वैल्यू बोलते हैं। तो ये आपके सारे क्वेश्चन हो गए। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, डिफाइन मेजरमेंट इन ब्रीफ, मेजरमेंट को बताइए। मेजरमेंट अपन मनी टर्म्स में ही करते हैं, या पढ़ चुके हैं। मेजरमेंट इज अ वाइटल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है अकाउंटिंग का। प्राइमरी ट्रांजेक्शन इवेंट्स आर मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी, आप मनी में ही मेजर करते हो उन ट्रांजेक्शन को। 3 एलिमेंट्स है मेजरमेंट के, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इवेंट टू बी मेजर, कैसे इवैल्यूएशन करना है, आप उस ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करिए। सिलेक्शन ऑफ स्टैंडर्ड स्केल टू बी यूज, आप किस बेस पे मेजर करेंगे उसे चूज करिए। और इवैल्यूएशन ऑफ डायमेंशन ऑफ मेजरमेंट स्टैंडर्ड और स्केल। फिर आगे पढ़ते हैं। डिस्क्राइब इन ब्रीफ ऑल्टरनेटिव मेजरमेंट बेस बताइए। डिटरमाइनिंग द वैल्यू एट विच एलिमेंट कैन बी रिकॉग्नाइज बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको अब मेजरमेंट के बेस बताने हैं, किस बेसिस पे आप मेजर कर सकते हैं किसी भी असेट, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंसेस को। हमने पढ़ा था 4 होते हैं, तो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे होते, जनरली तो हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड ही लेते हैं, पर आप चाहें तो करंट कॉस्ट भी ले सकते हैं, आप चाहें तो रियलाइजेबल वैल्यू भी ले सकते हैं, आप चाहें तो प्रेजेंट वैल्यू भी ले सकते हैं। तो यही बोल रहे हैं आप, ऑल्टरनेट, एक तो हिस्टोरिकल कॉस्ट होता है, जिस वैल्यू पे आपने खरीदा उसी वैल्यू पे रिकॉर्ड करना, हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड। एक होता है करंट कॉस्ट, जो आज वैल्यू चल रही है मार्केट में उस एसेट की, उसे पे रिकॉर्ड करना करंट कॉस्ट। रियलाइजेबल वैल्यू मेथड हो सकता है, और प्रेजेंट वैल्यू मेथड हो सकता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।